हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सेल वॉल, अर्थात हिंदी में कहा जाता है इसको कोशिका भित्ति। तो ये जो आप लोगों का टॉपिक है सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है, कोशिका के अंतर्गत आता है। और यदि आप लोगों को पता हो तो मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी और सेल के बारे में सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना इस वीडियो को, और इसमें आपको पूरा सेल जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में मैं जब आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ा रही थी तब मैंने आपसे बोला था कि इनके अंतर्गत जो जो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं उनको हम एक एक करके जो है वो सेपरेट वीडियोस के थ्रू हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल, ठीक है। तो आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी सेल वॉल से रिलेटेड, जो जो भी एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जो जो भी इम्पोर्टेंट होगा सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल जो होती है इसको देख लेते हैं कि कैसी क्या होती है ये सेल वॉल। इसका डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और साथ ही साथ डायग्राम के अलावा मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आप नोट्स देख लीजिए किस किस में सेल वॉल मौजूद होती है, किस में नहीं होती है, इसका स्ट्रक्चर मैं अपना हाथ से जो है वो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बनाकर लेके आई हूँ। और स्ट्रक्चर में जो जो इसके नाम होते हैं उन सभी के नामों को भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी करती हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, एक तरीके से पूरा सेल वॉल मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डायग्राम में सेल वॉल को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको दिख रही है एक प्लांट सेल, और ये जो प्लांट सेल है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये प्लांट सेल का है, ठीक है। इस प्लांट सेल में ये जो आपको सबसे आउटर वाली, ये जो मैं आपको रेड कलर से जो शो कर रही हूँ, सबसे आउटर वाली ब्लैक कलर की ये जो आपको लेयर दिख रही है, यही क्या है, यही है सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। और इसी को आज हम जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति का भी अलग से सेपरेट मैं आप लोगों को डायग्राम बनाकर लेके आई हूँ, लेकिन ये मैंने आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि ये जो सबसे बाहर सबसे आउटर वाली लेयर है ये क्या है, यही है आपकी कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। ये जो आपको और ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं ना, इनको भी हम एक एक करके सेपरेट वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल को, कि सेल वॉल होती क्या है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन अब हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो सेल वॉल है सबसे पहले मैं आपको इसकी खोज के बारे में बताती हूँ। सेल वॉल की खोज किसने की थी, तो सेल वॉल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो सेल वॉल की खोज की थी। यदि मैंने आपको बताया है, यदि आप लोगों ने देखा है तो मैंने आपको बताया है कि ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन रॉबर्ट हुक ने कोशिका की भी खोज की थी। और कैसी कोशिका की खोज की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका की खोज उन्होंने पौधे की कॉर्क सेल से कोशिका भित्ति के थ्रू की थी। तो इसी वजह से रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है कि इन्होंने भी कोशिका भित्ति की खोज की थी। और कहाँ से की थी इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज, तो पौधे की कॉर्क सेल में कोशिका भित्ति को इन्होंने देखा था और वहीं से इन्होंने जो है वो मृत कोशिका की भी खोज की थी। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक को डबल जो डिस्कवरी है उनके नाम से जाना जाता है। पहला तो जाना जाता है कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और दूसरा कोशिका भित्ति की खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, और 1665 में की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो फैक्ट है ना ये दिखते नॉर्मल से हैं लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी 1665 में की थी और पौधे के कॉर्क सेल से की थी। क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कोशिका भित्ति सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की ये कोशिका भित्ति बनी होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बने होने के कारण ये क्या होती है, ये कठोर होती है, ठीक है, लचीली नहीं होती है बिल्कुल भी, याद रखना
ये कठोर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? तो ये कोशिका को अर्थात सेल को एक निश्चित शेप प्रोवाइड करती है, एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इसके अलावा ये कोशिका की रक्षा भी करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको यही लिखा है कि जो सेल वॉल होती है ये कोशिका को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और कोशिका को शेप भी प्रोवाइड करती है, एक निश्चित आकार प्रदान करती है और कोशिका की सुरक्षा भी करती है। कौन? सेल वॉल। तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक जो मैं आपको लिख कर लेकर आती हूँ सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा यदि हम इसके नेचर की बात करें तो ये जो आपकी कोशिका भित्ति है ये पूर्ण पारगम्य होती है अर्थात कंप्लीटली परमिएबल होती है। इसकी सहायता से कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों का आवागमन आसानी से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये कंप्लीटली पारगम्य होती है, पूर्ण पारगम्य होती है। इसके अलावा पराशरण की क्रिया को नियंत्रित कर पादप कोशिका को फटने से बचाती है। चूंकि ये पूर्ण पारगम्य होती है तो इसी वजह से कोशिका के अंदर और बाहर आसानी से पदार्थ आ जा सकते हैं। इसी वजह से ये परासरण की क्रिया को कंट्रोल करती है और परासरण की क्रिया को कंट्रोल कर लेती है तो हमारी जो पादप कोशिका है वो फटने से बच जाती है अर्थात वो सुरक्षित बनी रहती है। ठीक है, तो इसका ये मेन फीचर है किसका? सेल वॉल का, कि सेल वॉल जो है वो कंप्लीटली पारगम्य होती है, कंप्लीटली परमिएबल होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका भित्ति का संरचनात्मक अंग माइक्रोफाइब्रिल कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि ये जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, इसका संरचनात्मक अंग क्या होता है? तो इसका संरचनात्मक अंग जो है वो माइक्रोफाइब्रिल होता है। याद रख लेना है, नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो ये जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो जो मैंने आपको बताए हैं सभी को बढ़िया से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि ये जो आपकी प्लांट सेल में मौजूद सेल वॉल होती है ना, इस सेल वॉल के अंतर्गत ये जो सेल वॉल होती है ये सबसे पहली बात तो कंप्लीटली परमिएबल होती है, पूर्ण पारगम्य होती है और पूर्ण पारगम्य होने की वजह से पराशरण की क्रिया को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इस पॉइंट को तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो कि मैंने आपको ऐड नहीं किया है बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में प्लाज्मोलाइसिस और साइटोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होती है। प्लांट में जीव द्रव्यानुकुंचन और कोशिका लयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस और साइटोलाइसिस, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये नहीं होती हैं। किसमें? प्लांट में नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि प्लांट में मौजूद होती है कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति होती है पूर्ण पारगम्य। इस वजह से ये कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल, मैनेज या फिर हम कह सकते हैं नियंत्रित कर लेती है। तो इसी वजह से जो प्लांट होते हैं इनमें जीव द्रव्यानुकुंचन अर्थात प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता और ना ही इसमें कोशिका लयन अर्थात साइटोलाइसिस भी नहीं होता। ठीक है, आगे आने वाले जितने जो भी आप लोगों के ऑर्गेनल्स हैं उनमें मैं आपको ये दोनों प्रोसेस क्या है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपका कोशिका भित्ति से रिलेटेड पॉइंट है वो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति अर्थात किस किस में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस किस में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति अर्थात किन में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। तो सबसे पहले आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। और विषम परिस्थितियां क्या होती हैं? जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई। तो ऐसी जो विषम परिस्थितियां होती है ना वहाँ पर पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। और ऐसे टेम्परेचर में या ऐसे वातावरण में विषम परिस्थितियों में ये आर्की बैक्टीरिया अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि विषम परिस्थितियों में रह लेते हैं
इनके अंतर्गत कोशिका भित्ति मौजूद होती है। ठीक है, यानी कोशिका भित्ति आर्की बैक्टीरिया में उपस्थित होती है। इसके बाद यदि हम बात करें उपस्थित होती है तो इनकी कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है, तो आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का हम जो है वो दूसरा नाम भी दे सकते हैं जो कि है स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, या फिर आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन की, पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आर्की बैक्टीरिया जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया भी आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है आर्की बैक्टीरिया की, और यू बैक्टीरिया की बनी होती है म्यूरिन की। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्राइसोफाइट्स। ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये एक तरह के शैवाल होते हैं और इनको हम डायटम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, क्राइसोफाइट्स एक शैवाल है, शैवाल के अंतर्गत इनको जो है वो गिनते हैं हम लोग। इनका दूसरा नाम डायटम्स भी होता है। ठीक है, अगर हम इनकी शेप की बात करें तो साबुन का बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, साबुनदानी जिसको हम घर में बोलते हैं, तो साबुनदानी के शेप के होते हैं कौन? क्राइसोफाइट्स। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स शैवाल होते हैं, साबुनदानी के आकार के होते हैं। क्राइसोफाइट्स को हम डायटम्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें क्राइसोफाइट्स की तो इनको हम जो है वो गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात सुनहरा शैवाल भी इनको हम कहते हैं। किसको? क्राइसोफाइट्स को। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और क्राइसोफाइट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है। याद रखना है आपको, क्राइसोफाइट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं इनके अंतर्गत भी कोशिका भित्ति मौजूद होती है, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की पट्टियों की बनी होती है। ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट्स की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की पट्टियों की बनी होती है। इसके बाद आते हैं कवक। कवक या फिर फंगी जिनको हम कहते हैं, और फंगी की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। मल्टीपल बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये आपका पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज शैवाल अर्थात एल्गी। एल्गी की जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल है, ये कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैन्नोज, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, इन सब से मिलकर बनी होती है एल्गी अर्थात सेल वॉल। एल्गी अर्थात शैवाल की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ठीक है, तो याद रख लेना है आप लोगों को। इसके बाद आते हैं प्लांट्स अर्थात पादप, और पादपों की जो कोशिका होती है इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, पूछे गए हैं ये सारे फैक्ट आप लोगों के एग्जाम में, आपको अच्छे से नोट करके लिखना है। तो पादप की जो कोशिका होती है इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इन सभी की बनी होती है प्लांट की सेल वॉल। ठीक है, तो चाहे फिर वो प्लांट कोशिका हो, चाहे फिर वो एल्गी हो, चाहे फिर वो फंगी हो,
चाहे फिर वो डायनोफ्लैजिलेट्स हों या फिर क्राइसोफाइट्स हों या फिर यूबैक्टीरिया हों या फिर आर्कीबैक्टीरिया हों, इन सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किस किस की बनी होती है वो मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आप लोगों को नोट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कवक, शैवाल और प्लांट सेल, इनका जो है वो मल्टीपल बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कोशिका भित्ति किस किस में उपस्थित होती है। अब बात आती है कि कोशिका भित्ति किस किस में एब्सेंट होती है, अर्थात अनुपस्थित होती है। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। याद रखना, जो जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो यूग्लिनॉइड्स हैं, यूग्लिनॉइड्स को हम पादप और जंतु के बीच की कड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यूग्लिनॉइड्स में कुछ प्लांट के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इस वजह से यूग्लिनॉइड्स को हम पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं और इन यूग्लिनॉइड्स में भी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसके बाद जो प्रोटोजोआ होते हैं इसमें भी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, अवपंक के नाम से भी इनको हम जानते हैं, तो इनमें भी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। स्लाइम मोल्ड्स को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, तो इसीलिए ब्रैकेट में मैंने प्रोटिस्टा लिखा है, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति, प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होती है, यूग्लिनॉइड्स में अनुपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। याद रखना, चारों के चारों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और किस में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब हम देख लेते हैं कोशिका भित्ति की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, जो कि मैं आपको प्यारा प्यारा सा इसका डायग्राम बनाकर लेकर आई हूँ, जो कि आपको शो भी हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इनके एक एक पार्ट को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो जितना जो मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, उसको सबसे पहले आप देखते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अलग से बना के बता रही हूँ, देन अपना डायग्राम समझाऊंगी। तो इस टाइप से सबसे पहले मान लीजिए मैंने क्या बनाई है, एक सेल वॉल बनाई है। ये मैं आपको रफली डायग्राम बना के बता रही हूँ, ठीक है। ये इस टाइप से मैंने आपको क्या बना के बताई है, सेल वॉल बना के बताई है, ठीक है। तो इसकी ये जो फर्स्ट परत है ये है प्राथमिक कोशिका भित्ति की, जो लेयर है वो है प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। फर्स्ट जो लेयर है ये है प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर मैं क्या बना रही हूँ, इसके ऊपर मैं बना रही हूँ, एक सेकंड पहले मैं बना देती हूँ इसको, फिर मैं आपको क्या करूँगी, इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी 3 लेयर बनाई हैं। क्या बनाई है? 3 लेयर। ये मैंने आपको रफली डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो 3 लेयर ही आप लोगों को दिख रही हैं। सबसे अंदर की जो लेयर है, ये जो सबसे अंदर की लेयर है ना, इस सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको सेकंड वाली लेयर दिख रही है इसको हम कहते हैं द्वितीयक कोशिका झिल्ली, और ये जो आपको सबसे ऊपर बाहर वाली दिख रही है इसको कहते हैं हम प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, बाहर वाली के जस्ट नीचे सेकंड वाली जो होती है उसको कहते हैं हम द्वितीय कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर जो होती है इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके बाहर इस टाइप से एक और लेयर मौजूद होती है इस टाइप से, इसको हम कहते हैं मिडिल लैमिला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? मिडिल लैमिला कहते हैं। अब मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ जो मैं आपको बनाकर लेकर आई हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो आप रेड कलर की लेयर देख रहे हैं जो कि मैं आपको बना भी रही हूँ साथ ही साथ, ठीक है। ये जो आप रेड कलर की लेयर देख रहे हैं ना, ये रेड कलर की लेयर का नाम है प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या नाम है इसका? प्राथमिक कोशिका भित्ति नाम है। ये देखो ऊपर लिखा भी है, ठीक है। ये है आपकी रेड कलर की लेयर जिसका नाम है प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। अब रेड कलर की लेयर के नीचे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की लेयर। ये जो मैं ब्लैक कलर की लेयर के ऊपर
इस तरह से जो है वो कर रही हूँ ना, इसके ऊपर रेड कलर की लेयर ब्लैक कलर के ऊपर की लेयर के जस्ट। तो ये जो ब्लैक कलर की लेयर है ये है आप लोगों की द्वितीय कोशिका भित्ति। ये आपको दिख रही है द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है। ये जो आप लोगों की ब्लैक कलर की लेयर है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो रेड कलर की लेयर है इसको कहते हैं हम प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसके अंदर जो ब्लैक कलर की लेयर है इसको कहते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति। और सबसे अंदर जो ग्रीन कलर की लेयर है इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो ये तीन तीन लेयर मौजूद होती हैं कोशिका भित्ति के अंतर्गत, सेल वॉल के अंतर्गत। बात आती है कौन सी अंदर होती है कौन सी बाहर होती है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सब थ्योरी में लिख कर लेकर आई हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का बाहर, सबसे बाहर का आवरण दिख रहा है ना, ये स्काई ब्लू कलर का, आसमानी कलर का, ये है आपका मिडिल लैमिला, जिसको मध्य पटलिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको इस तरह से क्रॉस का निशान दिख रहा है ना, इनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा तंतु। इनका काम क्या होता है ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। तो डायग्राम के जो नेम है ये क्लियर हुए आप लोगों को। सबसे बाहर की तरफ जो आपको दिख रही है ये है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर होती है द्वितीय कोशिका भित्ति। द्वितीय कोशिका की भित्ति के अंदर होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। सबसे बाहर जो आपको आवरण दिख रहा है ये है आपका मिडिल लैमिला। और दो कोशिका के बीच में जो दोनों कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जोड़ता है वो है प्लाज्मोडेस्माटा तंतु, ठीक है। तो ये है इसके डायग्राम। अब चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति सबसे पहले यही बनती है। क्या बनती है, तो सबसे पहले ये जो रेड वाली लेयर है ना, इसको कह रहे हैं हम प्राथमिक कोशिका भित्ति। सबसे पहले यही बनती है और सबसे बाहर की तरफ ये होती है, यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति सबसे पहले ये बनती है और सबसे बाहर की तरफ ये होती है। फिर इसमें परिपक्वन के बाद ही इसी से द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कहा गया है कि ये जो रेड वाली लेयर है आपकी, इस रेड वाली लेयर को कहते हैं हम प्राथमिक कोशिका भित्ति। सबसे पहले यही बनती है और सबसे बाहर की तरफ यही मौजूद होती है। जब ये पूरी परिपक्व हो जाती है अच्छी तरह से, तो फिर इसी से द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब कहा गया है द्वितीय कोशिका भित्ति अंदर की तरफ होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी बाहर की तरफ होती है, कौन सी अंदर की तरफ होती है। तो द्वितीय कोशिका भित्ति अंदर की तरफ होती है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की लेयर, यही है द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है। यही है द्वितीय कोशिका भित्ति, ब्लैक कलर की लेयर, और ये होती है अंदर की तरफ। इसके बाद कहा गया है कोशिका झिल्ली सबसे अंदर की तरफ होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सबसे अंदर की तरफ होती है। ये जो आपको ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है ना, सबसे अंदर, इसी का नाम है कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे अंदर की तरफ होती है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स का बना होता है। तो सबसे पहली बात, मिडिल लैमिला कहाँ है, तो ये जो आपको आसमानी कलर का दिख रहा है ना सबसे बाहर, इसी का नाम है मिडिल लैमिला। और ये जो मिडिल लैमिला होता है, ये इसको मध्य पटलिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स का बना होता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं, उनको कठोरता प्रदान करता है। यानी जितने भी कच्चे फल होते हैं वो अगर कड़क होते हैं ना, तो मिडिल लैमिला की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। इसी वजह से जो आपने अमरूद देखा होगा, ये जितने भी फ्रूट्स देखे होंगे, जब वो कच्चे होते हैं ना तो वो काफ़ी टाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें मिडिल लैमिला मौजूद होता है। और यदि वो फल पकने लगते हैं तो वो हल्के से नरम नरम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका मिडिल लैमिला धीरे 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 धीरे
क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है या गायब होने लगता है। ठीक है, तो फ्रूट्स में जो कठोरता प्रोवाइड करता है वो मिडिल लेमिला ही करता है, और मिडिल लेमिला जो है वो कैल्शियम और पेक्टेट्स का बना होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दो पादप कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में प्लाज्मोडेस्माटा तंतुओं से जुड़ता है। तो मैंने आपसे कहा था प्लाज्मोडेस्माटा तंतु क्या होते हैं, तो एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है, दोनों प्लांट सेल का जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य जो है वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा तंतुओं के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, दो जंतु कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में डेस्मोसोम के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो दो प्लांट सेल का जो कोशिका द्रव्य वो आपस में प्लाज्मोडेस्माटा तंतुओं से जुड़ता है, और दो जंतु कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है वो आपस में डेस्मोसोम के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, तो सारे फैक्ट एक एक आप लोगों को याद रखना है, और सारी चीजें मैंने आपको बताई कोशिका भित्ति से रिलेटेड। ये जो आपकी कोशिका भित्ति है इसको सेल वॉल भी हम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेल वॉल में 3 लेयर होती हैं, तीनों लेयर को मैंने आपको बताया, साथ ही साथ इसका डायग्राम अच्छे से मैंने आपको बताया। सेल वॉल किस में उपस्थित होती है और किस में अनुपस्थित होती है, और जिसमें भी उपस्थित होती है तो किस किस चीज की बनी होती है, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई। हर एक पॉइंट को याद करना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना है, और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर आपको देना है कि ये जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति की संरचनात्मक जो यूनिट होती है या संरचनात्मक जो अंग होता है उसका नाम क्या है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोशिका का ऑर्गन देखने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।